तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, कोई एक मिक्सचर हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें कई सारी गैसेस प्रेजेंट है ना, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, अलग अलग नाम की अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर हर एक गैस के इंडिविजुअल प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर हर एक गैस के इंडिविजुअल प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब हर एक गैस का इन्वॉल्वमेंट होगा उस टोटल प्रेशर के अंदर। ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस है ना इन ए मिक्सचर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर बेसिकली। तो यहाँ पर अगर टोटल प्रेशर की मैं बात करूँ, मैं बोलूंगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस जितने भी यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट है प्लस पी एफ तक, है ना। तो ये हमारे हाँ। पास, ये हमारा क्या होता है डाल्टन्स लॉ। अब वैसे तो इसकी स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, कई सारे पॉइंट कई सारी जगह पे कई ज्यादा एप्लीकेबल हो जाती है ना। एप्लीकेशन क्या आती है, चलो हम एक समझते हैं, हम समझते हैं, चलो एक मिक्सचर है, फॉर अ मिक्सचर ऑफ थ्री, सपोज थ्री हमारे पास नॉन रिएक्टिव गैसेस है। नॉन रिएक्टिव गैसेस हमारे पास अगर होंगी तो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और मतलब हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि उससे हमारा प्रेशर में ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये है एक हाइड्रोजन है सपोज, या चलो हाइड्रोजन ही, मैं एबीसी ही मान के चलता हूँ। मेरे पास तीन अलग अलग गैसेस है और तीन अलग अलग गैसेस का जो प्रेशर होगा दैट विल बी, जो तीन अलग अलग गैसेस है उन तीन अलग अलग गैसेस का प्रेशर होगा पी ए पी बी और पी सी। तो अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करता हूँ तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। कैन वी से दैट? अब मैं ये जानता हूँ आइडियल गैस, वी नो दैट, हम ये जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से कि हमारा जो प्रेशर होता है वो बराबर प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज डायरेक्टली एनआरटी। इक्वल टू एनआरटी के बराबर होता है, यही पढ़ा हमने। इसके अकॉर्डिंग हाँ। चले तो हमारे पास जो प्रेशर होगा हम उसको एन बाई वी आर टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन बाई वी आर टी भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम देखें तो पी ए पी बी और पी सी को इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे पी ए को हम लिखेंगे एन ए बाई वी आर टी, इसको लिखेंगे एन पी बाई वी आर टी, इसको लिखेंगे एन सी बाई वी आर टी, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन वन है सपोज, ये हमारा इक्वेशन टू हो गया, ये इक्वेशन थ्री हो गया और ये इक्वेशन फोर हो गया। ठीक है। ठीक है। अगर हम बोलते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अगर सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करते हैं इक्वेशन इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास जो पी टी होगा, पी टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एन ए बाय वी आर वी। टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन बी बाय वी एन आर बी टी बाई। और सी वाले की हो जाएगी एन सी बाय वी आर टी, है ना। अब यहाँ पर जो जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं लिया जा सकता वो है एन ए एन बी एन और ए। एन सी। तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो मेरा एन ए एन बी और एन सी सी पीछे रह जाएंगे और आर टी और वी को मैं कांस्टेंट ले लूंगा पीछे। ठीक है, आर टी और वी को ठीक है। हमने एक तरीके से ले लिया, कॉमन ले लिया और हमारे पास आर टी और वी बाहर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है पी टोटल विल बी इक्वल टू दिस, ये हमारे पास एक इक्वेशन है फाइव, इक्वेशन नंबर फाइव। क्लियर बात? अब ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को यूटिलाइज करना है हमें, और हमें इन तीन इक्वेशंस का यूज करना है। ये जो तीन इक्वेशंस हमारे पास बनी है, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हैं तो आप देखो, अगर मैं करता हूँ सेकेंड बाय फिफ्थ, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी ए बाय पी टी, मतलब पी टोटल, इसको मैं पी टी लिख देता हूँ। तो ये बराबर होगा हमारा किसके एन ए बाय बी, है ना, एन ए बाय बी आर टी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बाय वी आर टी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका आर टी से आर टी चला गया और वी से वी चला गया। इसका मतलब कि हमारा पी ए बाय पी टी जो है, अगर मैं यहाँ पर इसको क्लियरली डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड को डिवाइड करें फिफ्थ से, तो हमारे पास ये आएगा पी ए बाई पी टी विल बी इक्वल टू एन ए
बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। इज इट क्लियर? हम्म अब आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट होता है उसका मोल्स और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो वो मोल फ्रैक्शन आता है हमारे पास। मतलब मोल फ्रैक्शन मतलब हाँ काई, काई ऑफ ए, काई है ना? तो पाई पी ए बाई पी टी विल बी इक्वल टू काई ऑफ ए। इज काई इट ऑफ क्लियर? ए। अब हाँ हमारे पास अगर हम बात करते हैं पी ए जो है हमारा, ये बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर के पीटी। बराबर, पीटी के बराबर इनटू काई ऑफ ए। काई। समझ गए? सिमिलरली अगर हम्म हम बात करते हैं पीबी की, तो पीबी हमारा बराबर हो जाएगा पीटी इंटू काई ऑफ बी। और काई इसी तरह बी। अगर हम बात करते हैं पीसी की, तो पीसी बराबर हो जाएगा पीटी इंटू काई पीटी ऑफ सी। काई सी। इज इट क्लियर? हाँ तो ये कुछ चीजें क्लियर। हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़ोगे ना, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आप रॉल्ट लॉ पढ़ते हो, तो रॉल्ट लॉ के अंदर आपको हम्म कंपोजिशन पूछी जाती है लिक्विड फेज के अंदर और वेपर फेज के अंदर। हाँ, मैं इसी चैप्टर के हाँ। बाद वो भी बता दूंगा थोड़ा बहुत, है ना? लेकिन जब हम्म वहां पर कंपोजिशन पूछी जाती है वेपर फेज में, तो इसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है, इन्हीं फॉर्मूला का हाँ यूज पी किया टू जाता है ना? पीटी ठीक है इंटू काई। हाँ। ना? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है बात? हम्म अब अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास किसी भी गैस की एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ की, तो यहाँ पर देखो, ये इसकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। हम्म क्या एप्लीकेशन है? बड़ी सिंपल एप्लीकेशन है। देखो, हमारे पास हमने एक रिएक्शन करी, कुछ भी हो सकती है रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर जिंक का रिएक्शन करा HCl के साथ, और मुझे पता है कि भाई ZnCl2 फॉर्म होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगी, है ना? तो हम्म हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, इसको वाटर के अंदर से पास किया और यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लिया, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है ना, हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम अराइज होती है, उसी समय एक प्रॉब्लम आ रही है। ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास है ना? लेकिन गैस के साथ हमारे पास यहाँ पर ये मान लो हाइड्रोजन गैस ये वाली है, ये वाली हाइड्रोजन गैस है, पर्पल वाली। तो ये पर्पल वाली क्या H2 गैस है, लेकिन हमारे पास ब्लू कलर में जो हमें नजर आ रहा है वहां पर, ये ब्लू कलर में मेरा H2O है। मतलब होता क्या है कि जब भी गैसेस को कलेक्ट किया जाता है वाटर के ऊपर, तो वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्टेड गैस जो हमारे पास मिलती है वो मिलती है वेट। कलेक्टेड गैस जो होती है वो होती है वेट, यानी गीली गैस। मतलब गीली मतलब कि इसमें वाटर वेपर मिक्स होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर जो कलेक्टेड गैस है वो कैसी है? वेट गैस। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि देखो, जो प्रेशर होता है वेट गैस का, जो प्रेशर होता है वेट गैस का, ये आपका बराबर होगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्लस प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर्स, सैचुरेटेड वाटर वेपर्स, वाटर। वेपर्स, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PH2O, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर PH2O लिख देता हूँ फिलहाल। ये PH2O क्या है हमारा? PH2O हमारा है प्रेशर ऑफ, ये पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब यहाँ पर हमारे पास ये प्योर वाटर वेपर की मैं बात कर रहा हूँ, सैचुरेटेड वाटर वेपर हमारे पास है, वाटर वेपर हम्म हमारे पास है, तो उनके मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ। मतलब जितनी मैक्सिमम लिमिट में आ सकते थे वो आ चुके हैं वहां पर, है ना? अब ये जो हमारे पास हम्म एक ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। मतलब अगर हमें कभी भी प्रेशर निकालना होगा ड्राई गैस का, अगर मुझे ड्राई गैस का प्रेशर निकालना होगा जो कि किसी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट की गई है कुछ इस तरीके से, तो उसका जो ड्राई गैस का जो प्रेशर होगा, दैट P dry will be equal to P wet minus P of माइनस H2O। पीएच। अगर हाँ। इस PH2 की बात करते हैं तो कभी कभी इसी को हम लोग PH2 को, इट इज aqueous टेंशन, aqueous टेंशन। ठीक है? तो इसको कभी कभी A T से भी रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, है ना? A T से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा भाई देखो मेरे पास एक्वस एक्वस टेंशन है ना, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ AQ लिख देता हूँ इसको, है ना? तो हमारे पास P वेट माइनस AQ हमारा आ गया हमारा एक्वस टेंशन। क्लियर है बात? हम्म तो P ड्राई जो होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू P वेट माइनस AQ एक्वस टेंशन। क्लियर है बात? हम्म एक्वस टेंशन, तो यहाँ पे एक्वस टेंशन। ठीक।
तो कभी कभी हमारे लिए ये वाला हम्म, फॉर्मूला भी यूज हो सकता है या ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मेन बात बात तो वही है। हाँ लेकिन जब भी यूज करोगे तो हाँ। प्रेशर की सेम यूनिट होनी चाहिए, इज दैट क्लियर? हम्म ओके, चलो ठीक है। हम्म। बस यही हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमारे ठीक है। इसके बेसिस पर हो सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे अब। डेल्ट डेल्टन लॉ पे। नहीं, डाल्टन लॉ पे नहीं, जो भी हमारा अभी तक गैसेस लॉ थे, जितने भी गैसेस लॉ थे उनके ऊपर अब मिक्स अच्छा। क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास है ठीक है। क्वेश्चन से ही कुछ, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट ठीक है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, पढ़ो जरा। Two flexible components for gases are at the same मैं थोड़ा temperature छोटा and कर देता हूँ pressure, आपको, एक मिनट। हाँ, ठीक है। and the other holds 22 gram. ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना। हम्म और स्टेटमेंट में बोल रहा है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, और सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मास हमें गिवन है नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। फिर बोलता है हम्म। मतलब बोलता है कि इनमें से नीचे जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब About यहाँ this पर, is हाँ, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले स्टेटमेंट बोली है, सबसे पहली स्टेटमेंट ने बोली है कि द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर इज द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंटेनर। क्या ये बात सही है? कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है 22 और इसका दे रखा है 14। नहीं नहीं, ये मास है बेटा, देखो ध्यान से देखो, चेक करो हाँ क्या। वही मास, हाँ गिवन बट मास यहाँ दे पर रखा है इतना। वॉल्यूम की बात की गई है, तो वॉल्यूम और हाँ मास नॉट गिवन। रिलेटेड टू ईच अदर ना, डिफरेंस है ना गिवन उन्होंने। मास। हाँ। यहाँ पर अगर हमें वॉल्यूम का पता करना है, अगर मैं चाहता हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पता करना चाहता हूँ, तो वॉल्यूम का पता करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मास गिवन है। मास क्या होता हाँ है? मास की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे नाइट्रोजन है, नंबर। हाँ हाँ नंबर बिल्कुल, ऑफ मोल्स तो अलग आ रहे हैं इनके। हाँ नंबर नंबर्स ऑफ ऑफ मोल ऑक्सीजन के नाइट्रोजन, आ गए। हाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 1। हाँ नाइट्रोजन का कितना आ 1। रहा है? नहीं, नाइट्रोजन का आएगा 0.5। नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा ना 0.5, तो 22/44। बेटा आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो ना, नाइट्रोजन एटॉमिक स्टेट में थोड़ी एग्जिस्ट करती है, N2, N2। हाँ N2 हो गया। तो हाँ 14 28, बाय 14/28। 28 कितना आ गया? 0.5 आ हाँ गया। और अगर मैं 0.5 सेम है कार्बन दोनों के। डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो उसका भी 0.5 आ रहा है, हाँ या ना? हाँ हाँ। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन की बात करता हूँ, मुझे बोलता है टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो हमारा एवोगैड्रो लॉ अप्लाई होता है। बोलता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड हाँ। होता है नंबर ऑफ मोल्स पे, हाँ है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, हाँ है ना। तो हमारे पास यहाँ हाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है ना इनके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स है मतलब हाँ। सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगी, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम ही होगा दोनों का। इज दैट सेम क्लियर? ही होगा। हाँ हाँ। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। हम्म। समझ आई बात क्या नहीं आई? हाँ हाँ समझ आ गई। हाँ, सेकंड तो वाला गलत है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द नाइट्रोजन कंटेनर। ऑब्वियसली गलत है, अभी अपने जो पढ़ा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ, हाँ। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे तो 0.5 Na आएगा, और यहाँ पर 0.5 Na आएगा, दोनों में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। डेंसिटी की बात की गई तीसरी, बोलता है डेंसिटी, सेम होगी सेम होगी। ध्यान से सही सुनो, है। द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम, सैंपल इज हम्म सेम एज द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन सैंपल। तो बोलता है डेंसिटी क्या हम्म। सेम होगी? सोचो, आपने बोला सेम होगी, मास आपने बोला मास मास। हाँ मास से मतलब मास एक का 14 है और एक का है 22। हम्म, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम सेम आ रही थी। वॉल्यूम वॉल्यूम को दोनों चलो, की सेम थी, वॉल्यूम को चलो सेम कंसिडर कर लेकिन लिया। मास हाँ अलग है तो हाँ, डेंसिटी डिफरेंट होगी। डेंसिटी डिफरेंट होगी, यहाँ से पता चल गया, वेरी हाँ गुड। इसका मतलब ये लेकिन गलत मास स्टेटमेंट है अलग है तो डेंसिटी डिफरेंट होगी। हाँ ना। लेकिन इसके हाँ लिए मैंने एक और बताया था, आपको याद है? पीएम इज इक्वल हाँ। टू टीआरटी। अगर प्रेशर और क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ आ, हाँ हाँ। तो डेंसिटी डायरेक्टली पीएम प्रोपोर्शनल, इक्वल्स टू डीआरटी। है ना। ये वाला याद आ गया फॉर्मूला। हम्म। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर हाँ अगर हम देखें तो मोलर मास और नाइट्रोजन का मोलर मास तो अलग अलग है ना।
हाँ, डेंसिटी डिफरेंट होगी। डेंसिटी डिफरेंट होगी। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं, बोलता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बोलता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट बोलता है कि द एवरेज स्पीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। द एवरेज स्पीड की बात की जाती है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो या स्पीड हो, तो आपके पास जो आपका ये चीज डिपेंड करती है टेम्परेचर पे खाली। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ गए? इसका हाँ, मतलब तो ये और सेम होगा। हाँ, ये सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या बोला गया है? हाँ यहाँ पर बोला अलग अलग है, तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। इसलिए ये स्टेटमेंट हाँ और ये हाँ, स्टेटमेंट गलत है। इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चंस ठीक है। को अटेम्प्ट करना है। हमें क्वेश्चन अभी अभी जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ना, तो उसमें हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए हम लोगों को, है ना? नहीं पता होता तो हम लोग उस रीजन को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, ढूंढेंगे क्या होता है ना। इज इट क्लियर? हाँ, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। बोलता है कि ध्यान से सुनना, ए सैंपल ऑफ 0.01 0.01 है ना, 0.01, जीरो लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, 0.01 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज confined at 127 degree Celsius and 2.5 atmosphere. 2.5 बोलता है what would be प्रेशर। the pressure of the sample at 27 degree Celsius and same volume. अच्छा, यहाँ पे इसने बोलिया वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। हाँ, अगर इसने सेम वॉल्यूम बोल दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। कौन सा लॉ लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी के बराबर होता है। एनआरटी। हाँ, ई हमारा वॉल्यूम कट गया। कांस्टेंट है। हाँ, एन की वैल्यू दे रखी है और 27 यानी कि हो गया 300 केल्विन हो गया। और 300 पक्का 127 दिया हुआ है। 127, लेकिन दूसरे वाले का तो 27 है ना। हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि अभी हमें फिलहाल एक और चीज बताओ। यहाँ पर बोलता है कन्फाइंड है, कन्फाइंड एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक बॉक्स के अंदर हमने मतलब एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। तो यानी अगर इसके 0.01 मोल पहले थे, तो बाद में भी कितने रहेंगे? 0.01 ही रहेंगे। बात समझ आ रही है? हाँ और वॉल्यूम भी हाँ, चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या है? सेम है। समझ गए? सेम है। तो हाँ, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है पर फिक्स्ड है। क्लियर है बात? इसका मतलब फिक्स। हाँ पी 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 बाई P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ हाँ पर। याद आ गया? तो हाँ। मैंने बताया था ना, फॉर्मूला मेकिंग हमें करनी है बस इसके अंदर। तो बस निकालो जरा वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं बताऊंगा आपको फाइनल आंसर तक। प्रेशर P1। फास्ट कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है? कैलकुलेटर का यूज नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लोगे या चेंज करोगे? हाँ हाँ, कर दिया। कर दिया ना? 273 हाँ से प्लस करके। हाँ। हाँ, उसमें कभी भी नॉट टेक इन डिग्री सेल्सियस, उसमें मत देना, केल्विन में कन्वर्ट करना उसको, बस ये चीज है। 1.08 कुछ, 1.88। हाँ, ई आ रहा है। हम्म? ई। ई आ रहा है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। एक मिनट। एटमॉस्फेयर में बदलना है ना। एक मिनट। हाँ, अब बताओ कितना आ रहा है? मेरा आ रहा था 1.8 एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये हाँ, तो एटमॉस्फेयर में तो आ रहा है आंसर, देखो चेक करो, आंसर तो एटमॉस्फेयर में ही है आंसर। 1.88 ई। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, ये आंसर है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया है ना? क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ए हाइड्रोकार्बन गैस विद एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 has a density of 1.3 gram per liter.
at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। बोलता है ए पॉसिबल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन इज, पॉसिबल फॉर्मूला क्या हो सकता है हाइड्रोकार्बन का, सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। डेंसिटी दे रखी है इसमें, डेंसिटी दे रखी है, Pm is equals to DRT वाले से, Pm इज इक्वल टू DRT वाले से अगर आप चाहते हो, Pm इज इक्वल टू DRT अगर अप्लाई करना चाहते हो, डेंसिटी गिवन है, R की वैल्यू है ना, R की वैल्यू लेनी पड़ेगी, टेम्परेचर की, हाँ, और मोलर मास आ जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, टेम्परेचर दिया हुआ है ठीक है, मोलर मास हमारा ठीक है, प्रेशर भी दिया हुआ है ठीक है, ये हमारे पास एक तरीका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। एक और तरीका है, देखो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, क्या ये एसटीपी कंडीशन नहीं है? हाँ, एसटीपी कंडीशन पे क्या होता है, एट एसटीपी हम बोलते हैं 1 मोल किसी भी गैस का किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है, है ना। हाँ, इसका मतलब अगर हम बात करते हैं हमारे पास अगर मेरे पास ये 1.3 ग्राम पर लीटर, तो 1.3 ग्राम पर लीटर जो है ये बराबर, ये इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 1.3 ग्राम है ना, 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व है, हाँ 1 लीटर में डिसॉल्व है। अगर मैं इसकी में बात करूं, मैं इसका 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1.3 ग्राम लिख सकता हूं ना, 22.4 लीटर जो होगा, 22.4 लीटर इसका 1.3 इंटू 22.4 ग्राम के बराबर होगा, है ना। हाँ, हाँ, 22.4 लीटर हमारा 1 मोल के बराबर था, इसका मतलब ये जो है ये 1 मोल का मास होगा इसके, है ना। तो 1 मोल हमारा 1 मोल कितना होगा, इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 22.4 1.3 3 4 12 3 2 7 3 2 6 2 2 4, तो कितना आएगा ये देखो, ये आएगा आपका 292, या जगह 29.12 आया ना। 29, हाँ 29, अब ये इसका मतलब 1 मोल का जो मास आ रहा है कितना रहा है, 29.12, जो भी यहाँ पर गैस थी उसका जो मास आ रहा है कितना रहा है, 29.12 आ रहा है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमें इनमें से किसी का भी मास नहीं पता, निकालने में क्या कितना टाइम लगता है, हर एक का मास कैलकुलेट करो जरा, हर एक का मास कैलकुलेट करो, जिसका मास इसके क्लोजेस्ट आ रहा है वही आंसर है, समझ गए। जैसे CH2 की बात करते हैं, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, C2H4 की बात करेंगे 12 2 24 प्लस 8 24 प्लस 4 कितना होगा 28 होगा, 12 3 36 प्लस 6 कितना होगा 42 होगा, ऐसी इसकी बात करेंगे 12 4 48, तो बेसिकली ये आगे आगे जाओगे तो बढ़ रहा है ना, लेकिन बी हमारा आंसर क्लोजेस्ट, बी आंसर होना चाहिए, समझ गए। तो क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो ये वाला भी तरीका हो सकता है। और देखो इस क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, मतलब बहुत ज्यादा कन्वर्जन करना पड़ जाएगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा, इज दैट क्लियर। तो हम कभी कभी सिंपलर तरीके भी ढूंढते हैं, क्लियर। अब ये क्वेश्चन वैसे तो मैं आगे, अभी हमारा बड़ा नहीं है, अभी इसका एक और पार्ट रहता है रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं पहले बता देता हूँ। देखो एक आइडियल गैस वो होती है, आइडियल गैस हमारे पास वो गैस है जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी गैस है, ये हमारी आइडियल गैस है। अगर हम बात करते हैं रियल गैस की, तो रियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में, ये जो रियल गैस है इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, मतलब कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पर होगी, तभी वो रियल गैस है, ठीक है। मतलब आप देखोगे सर्दियों में क्या होता है, जैसे हम भाप निकालते हैं मुंह से, है ना, वाटर वेपर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो चिपक जाती है ग्लास के ऊपर, है ना, समझ गए। लेकिन गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो बेसिकली रियल गैस की फॉर्मेशन, रियल गैस जो है, रियल गैस कम टेम्परेचर पे मतलब अचीव की जा सकती है, बात समझ आ रही है। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर कम हुआ तब रियल गैस को अचीव किया जा सकता है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ाने के लिए प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे, तो प्रेशर बढ़ाया जाएगा, तो ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शन, मतलब इनको दूर करना है, एक दूसरे से दूर करना है, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर रिपल्शन को बढ़ाता है। और अगर हम बात करते हैं
प्रेशर की, तो प्रेशर को कम रखना पड़ेगा, जितना कम प्रेशर होगा ये पार्टिकल और ज्यादा दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। इज दैट क्लियर? ये आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस है, समझ गए? तो अब बताओ आपने जो समझा इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा आंसर आपके हिसाब से पॉसिबल है? रियल गैस। रियल गैस पे टेम्परेचर कम होता है, नहीं, प्रेशर ज्यादा होता है। रियल गैस, एक रियल गैस, मैंने रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस बताया है। बोलता है रियल गैस कब सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी, कब सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी? अच्छा, तो बी ध्यान से सुनो। रियल गैस जो है, आइडियल गैस क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे हमारे पास अचीव की जा सकती है। आइडियल गैस मतलब बेसिकली हमारे पास ये रियल गैस से ही बनाई गई गैस है। क्लियर है बात? मतलब अगर रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करना है तो हमारे पास क्या होगा कि उसको हमें हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे रखना पड़ेगा। क्लियर बात? अब ये देखो, वैसे तो रियल गैस की बात करते तो रियल गैस के पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, बट सॉरी आइडियल गैस की बात करें तो उसके पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन एक रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टेम्परेचर को हाई रखेंगे और प्रेशर को लो रखेंगे। तो अब देखो प्रेशर यहाँ पर लो है और टेम्परेचर इन दोनों में से हाई किस पे है? डी पे है, तो सही आंसर है। क्लियर बात? मैं इसको और डिटेल में आगे समझाऊंगा जब आगे कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन तो दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्रीन पे? ऑप्शंस 6 वाला दिख रहा है। 6 है ना? 5th है, 5th। The reaction below takes place. क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, प्रेशर है N2 का 1 atm, O2 का 1.5 atm, नो N2O, NO नो है या नो है? नो N2O, 2O4 N2O gram is initially present. The experiment is carried out at a constant temperature and constant. ठीक है. What is the total pressure in the container when the partial pressure of N2O4? Partial pressure 0.75 atm. ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ। क्वेश्चन में हमें इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन भी गिवन है, यहाँ पर इक्वेशन भी अच्छे से गिवन है और आपको पता करना है कि हमारे पास टोटल प्रेशर क्या होगा, जब हमारे पास N2O4 का पार्शियल प्रेशर इतना हो जाएगा। ट्राई करो, कोशिश करो। इसके लिए हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी टोटल इनटू काई। लगा सकते हो पार्शियल, बिल्कुल ठीक है। पार्शियल टोटल प्रेशर विल बी इक्वल, एक मिनट, पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है N2O4 का। आपने क्या बोला? टोटल प्रेशर इनटू काई के बराबर होगा, काई ऑफ N2O4। लेकिन हमें काई लेकिन हमें टोटल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.75 atm। तो हमें काई की वैल्यू भी तो गिवन होनी चाहिए, काई की वैल्यू भी तो गिवन होनी चाहिए, तभी तो हम टोटल प्रेशर निकाल पाएंगे। लेकिन काई की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है ना। तो गड़बड़ वाली बात होगी। काई की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स से निकल जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे चलेगा कितने मोल्स पर जाएंगे? चेक करो एक बार, निकालो अपने तरीके से, फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करो। लेकिन फिर तो उसमें दोनों के हमें अलग निकालने पड़ेंगे। N2O4 the reaction below takes place in a closed stage. The initial pressure of N2 is 1 atm and that of O2 is 1.5 atm। लेकिन हमें इनिशियल प्रेशर तो दोनों को दे रखा है, N2 का भी दे रखा है, O2 का भी दे रखा है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ करना कैसे इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हमारे पास N2 है, O2 है और N2O4 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं। इनिशियल प्रेशर N2 का कितना 1 atm है, इसका है 1 atm। और अगर हम बात करते हैं O2 की तो उसका 1.5 atm, इसका कितना 1.5 atm, ठीक है। 1.5, हाँ।
अब हमें और इनिशियली बोलता है कि N2O4 इनिशियली प्रेजेंट ही नहीं है। अगर प्रेजेंट ही नहीं तो उसका प्रेशर कितना होगा, 0 atm होगा। 0। हाँ अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो प्रेशर होगा इनिशियल कंडीशन की अगर बात करूँ तो इनिशियली टोटल प्रेशर कितना होगा, 2.5 atm। क्लियर है बात? हम्म दोनों को मिला, तीनों को मिला तो तीनों के प्रेशर को। लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं मान लो कि एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने कैरिड आउट हुआ और रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन फॉरवर्ड हुई, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ी। अब क्या होगा, रिएक्शन हम्म बढ़ी तो हमारे पास ज्यादा ज्यादा N2O4 फॉर्म होगा। तो अब हमारे पास फाइनली हाँ फाइनली हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितना प्रेशर है, कितना टोटल प्रेशर आता है। तो अब यहाँ पर देखो हाँ N2 में से कुछ कुछ प्रेशर कम हो चुका होगा, इसमें से मान लो P प्रेशर कम हो चुका है ना। तो हम्म इसमें से 1.5 में से भी कम होगा प्रेशर, और वो ट्वाइस होगा एज कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ N2 का प्रेशर। हाँ मतलब देखो N2 के पार्टिकल, अगर मान लो एक ट्वाइस पार्टिकल है इसका उसका। जा रहा है तो इसका पार्टिकल दो जा रहे हैं, इसके दो पार्टिकल जा रहे हैं, तो इसका हाँ प्रेशर ट्वाइस कम होगा, दुगनी तेजी से कम होगा, है ना। हम्म अब यहाँ पर अगर हम्म हम बात करें यहाँ पर N2O4 की, तो यहाँ पर एक ही पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब इसका प्रेशर P टाइम से इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? हम्म अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, टोटल प्रेशर हमारा ये 1 - P + 1.5 - 2P + P के बराबर होगा। ये प्लस P से माइनस हाँ P कट गया, इसका मतलब ये जो प्रेशर होगा दैट विल बी 3 नहीं 2.5 - 2P। इज इट क्लियर? हाँ समझ हाँ गए? अब यहाँ पर अगर हम बात हाँ करते हैं हाँ P की वैल्यू की, तो P हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.75, तो 0.75 है। तो हाँ 2.5 - 2 into 0.75 इट विल बी इक्वल टू 1.5, और ये आ जाएगा आपका 1। हम्म आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर बात? तो कभी कभी हम हम्म क्वेश्चंस के अंदर कोई क्या पता कोई फॉर्मूला ही ना लगे, जितना हम सोच के चल रहे हैं। हाँ हाँ कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में हम्म भी ध्यान देना है, ठीक है, पूरी तरह से। समझ गया? एक क्वेश्चन बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जीरो, इनको नोट करूं? अभी नहीं नोट करना, क्लास के बाद करना, दोबारा एक बार करना है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 0.33 mole of CaCO3 is placed in a 1 liter solid बस यही तक पढ़ो। evacuated flask। हाँ इवैक्यूएटेड फ्लास्क का मतलब क्या है? जिसके अंदर वैक्यूम हो। जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब एयर प्रेजेंट नहीं है, हाँ वैक्यूम। वैक्यूम। हम्म आगे बोलता है विच इज देन सील्ड एंड हीटेड, मतलब पहले तो क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने प्लेस कर दिया उसके अंदर से, और उसके बाद हवा निकाल दी जितनी, ठीक है। और फिर उस कैल्शियम, देखो हमने क्या करा, एक फ्लास्क था हमारे पास, हम फ्लास्क के अंदर हमने क्या करा, फ्लास्क के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट रखा, और एक हम्म इसको मैं बना सकता हूँ, फ्लास्क मेरे पास इस तरीके से मैंने बना दिया, और मैंने क्या बोला भाई, देखो इसके अंदर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट रखा, और फिर मैंने ऊपर से इसको बंद कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, हवा सारी बाहर निकाल दिया। इसके अंदर सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, हवा भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हवा नहीं है प्रेजेंट, हम्म वैक्यूम प्रेजेंट, वैक्यूम ही वैक्यूम प्रेजेंट है। यहाँ बोलता है द, आगे बोलता है क्या बोलता है, द कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन बिलो। ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन इक्वेशन। गिवन है इसके अकॉर्डिंग वो डिकम्पोज होता है। होता है टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क मेजर्ड एट 300 केल्विन इज क्लोजेस्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 300 केल्विन पे इनमें से किसके क्लोजेस्ट होगा, जो प्रेशर की बात, इस फ्लास्क में प्रेशर जो है इनमें से किसके क्लोजेस्ट होगा 300 केल्विन पे। ठीक तो जरा बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ठीक। PV/nRT। पीवीएनआरटी अप्लाई करोगे, यहाँ पे तो एक ही गैस है ना, यहाँ पे तो एक ही गैस है, कौन सी, यहाँ पर CO2 गैस है। अगर हम बात करते हाँ हैं P इज इक्वल टू, प्रेशर निकालना चाहते हैं तो N/VRT के बराबर होगा। हाँ अब यहाँ पर इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स गिवन है क्वेश्चन में, हाँ 0.33 वन मोल्स। 1 लीटर का फ्लास्क है, वॉल्यूम भी गिवन है, हाँ आर की वैल्यू भी गिवन है, टेम्परेचर हाँ भी गिवन है, तो देखो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो बताओ किस क्या आएगा आंसर?
8.1. 8.1. C. Let me check. Answer number 6. C. Very good. आंसर ठीक आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आओ जरा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7th क्वेश्चन पे. Equal numbers of moles CO2, N2, H2. Number of moles constant same are placed in a sealed vessel at room temperature. If the vessel has a pinhole size leak, which of the following will be true after some of the gas mixture has effused? चलो खुद से बात करो उसको, फिर मैं आपसे पूछूंगा अभी क्वेश्चन. ठीक है. Equal number of moles at room temperature. All gases will diffuse at the same rate since the temperature is held constant. The N2 will be the fastest size. It is the lightest. There will be सर रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस. Any time during the fusion, there will always be an equal number of moles remaining in the vessel. C. 7th का नहीं, गलत आंसर. गलती. क्या है? D. डी क्यों है? क्यों है डी? मैंने C बोला था. सी क्यों है? अब चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले. इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, N2, NH3 आर प्लेस्ड इन अ सील्ड वेसल एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. बोलता है इफ द वेसल हैज अ पिन होल साइज लीक, which of the following will be true after some of the gas mixture has diffused. मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर के अंदर 3 गैसेस है. एक CO मतलब एक होल है हमारा, उस होल के थ्रू 3 अलग अलग गैसेस निकल सकती है ना, अगर इफ्यूजन होगा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो यहाँ से 3 अलग अलग गैसेस निकल सकती है, एक CO2, एक N2 और एक NH3. अब इन तीनों गैसेस के इफ्यूजन के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है. बोलता है ऑल गैसेस विल इफ्यूज एट द सेम रेट सिंस द टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट. तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है, रेट जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. हाँ, और अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा वो सबसे स्लोली इफ्यूज होगा. ठीक है. इसका मतलब अगर हम चेक करते हैं मोलर मास, इसका कितना आता है? इसका आता है 44 ग्राम, इसका आता है 28 ग्राम, और इसका कितना आएगा? इसका आएगा 17 ग्राम. इसका मतलब इसका रेट ऑफ इफ्यूजन सबसे ज्यादा स्लो, ये सबसे ज्यादा स्लो होगा, सबसे कम होगा इसका रेट ऑफ इफ्यूजन. समझ गए? हाँ. और इसका NH3 का सबसे फास्टेस्ट होगा. तो सबके सब सेम रेट से बाहर नहीं निकल सकते. पहली बात क्लियर बात. तो दूसरा बोलता है कि the N2 will diffuse faster since it is the lightest. तो बिल्कुल गलत बोल रहा है. लाइटेस्ट तो NH3 है, अमोनिया गैस सबसे लाइट है ना. तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. क्लियर बात. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं. बोलता है at any time during the effusion there will always be an equal number of moles remaining in the vessel. अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो CO2 के निकलने की रेट का मतलब क्या है? स्पीड. CO2 के निकलने की अलग स्पीड है, N2 के निकलने की अलग स्पीड है, NH3 के निकलने की अलग स्पीड है. तो अंदर एक जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे रह जाएंगे? हो सकता है क्या पॉसिबल? ऐसे मान लो मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. मान लो मेरे पास यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास टोटल 10 चलो 8 बॉल्स है मेरे पास रेड कलर की, सपोज है ना, रेड या ऑरेंज जो भी मैंने बनाया. फिर मेरे पास 8 बॉल्स है येलो कलर की. ठीक है भाई, 8 बॉल्स है येलो कलर की. इसको सोच के समझना, इसको ध्यान से सोचना. अब हमारे पास 8 बॉल है ब्लू कलर की. मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हर घंटे एक ब्लू बॉल निकलती है. ठीक है, हर घंटे एक ब्लू बॉल निकलती है.
दो रेड बॉल निकलती है और चार जो है मेरे पास क्या निकलती है, येलो बॉल निकलती येलो है। बॉल। तो बताओ 3 घंटे बाद, यहाँ पर 3 घंटे बाद आप बताओ क्या यहाँ पर सेम नंबर ऑफ बॉल्स रह जाएंगे हर किसी कलर के? बताओ। नहीं है ना? नहीं तो सेम नहीं। बात यहाँ पर भी है भाई। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो अलग अलग है ना तीनों का, रेट ऑफ डिफ्यूजन तो अलग अलग है। तो हम्म इसका मतलब कि यहाँ पर जो गैसेस अंदर रह जाएंगी वो भी अलग अलग होंगी, समझ गए, अलग अलग अमाउंट होगा। हाँ। इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका जो आपने बताया बिल्कुल गलत होगा। इज इट क्लियर? हम्म। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो ही नहीं सकते ना, समझ गए। हाँ। और फोर्थ समझ हमारे गई। पास बोलता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। देखो पहले तो इक्वल मोल्स थे लेकिन बाद में इक्वल नहीं गए, फिर बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द सैंपल विल इंक्रीज। तो इसको चेक करते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को चेक हाँ हो करते हैं। सकता है। कैसे? देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन CO2 का स्लो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्योंकि CO2 हाँ, लो है ना, रेट ऑफ क्योंकि मोलर मास इसका ज्यादा है। डिफ्यूजन ऑफ मोलर CO2 मास। इज लीस्ट। पहले तो ये बात बताओ, रेट ऑफ हाँ डिफ्यूजन CO2 का लीस्ट होगा, हाँ या ना? हाँ अगर ये हाँ। कम तेजी से बाहर निकल रहा है, अगर इसकी स्पीड ही कम है तो इसका मतलब ज्यादा पार्टिकल्स इसके रह जाएंगे। और अगर आप मोल हम्म फ्रैक्शन निकालोगे तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन CO2 का सबसे ज्यादा आएगा, हाँ या ना? ये हम्म। CO2 है और ये आपका क्या है, NH, ये आपका N2 है और ये आपका NH3 है, समझ गए? हाँ। क्लियर बात? हम्म तो किसी भी हम्म पॉइंट पे अगर निकलना चाहते हो, किसी भी मतलब पॉइंट पे आप निकलना चाहते हो, एक बार निकलना स्टार्ट हो गया अगर गैस बाहर, तो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 सबसे कम होगा, उससे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा N2 का, और उससे ज्यादा होगा किसका, NH3 का। समझ गए ना बात? इस तरह से क्वेश्चन हम्म आता है पेपर में। देखो अच्छे क्वेश्चन थे। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, देखो और आंसर Given a बताओ। sample of carbon dioxide in a closed container of constant volume, 0.58 atmospheric pressure, temperature 200 Kelvin is heated until its temperature reaches 400 Kelvin. Its new pressure P1 T1 P1 T1 नहीं, P1 by T1 P2 by T2 P1 P1 by T1 P2 by T2 से होगा ना? चेक कर लो, देख लो। ये बोलता है कि व्हेन ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज क्लोज्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एट 0.5 atm and 200 Kelvin is heated until its temperature reaches 400 Kelvin, its new pressure is closest to। अब C आपने कौन सा फॉर्मूला बोला? C नहीं, P1 by फॉर्मूला T1 P1 by P1 by T1 इज T1 इक्वल टू, हाँ, P2 P2 by by T2 T2, क्योंकि वॉल्यूम T2 कांस्टेंट है ना? हाँ। तो आपका कितना आ रहा है? आपका C आ रहा है। C हाँ। चलो एक बार मुझे चेक करने दो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लिक्विड नाइट्रोजन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से झट से आंसर आना चाहिए इसका, चलो जल्दी। 196. This corresponds liquid nitrogen has a boiling point of minus 196 degrees Celsius. This corresponds. क्या फर्स्ट आंसर हो सकता है? क्या फर्स्ट या लास्ट आंसर हो सकता है? Point. एक मिनट। क्या फर्स्ट और लास्ट आंसर हो सकता है? क्या कभी केल्विन नेगेटिव में होता है? नहीं, नहीं होता ना, तो फर्स्ट और ये तो गए दोनों के दोनों। लास्ट। हाँ। बाकी बताओ इनमें से क्या होगा, सोचो। Nitrogen has a boiling point. Boiling point दे रखा है। Temperature दे रखा है। ठीक है। आस्था क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कैसे करना है पता है? हाँ ये इसमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। करना क्या है ये बताओ कैसे मुझे। इसमें हमें टेम्परेचर गिवन, मतलब टेम्परेचर गिवन है। तो क्या करना क्या है? एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करना है भाई। -196 + 273
हाँ, ये तो तो पता है। मिलता जुलता तो मेरा एक भी नहीं आंसर आ रहा। करो जरा, देखो 13 में से 6 गया मैंने कितना करा हो है। गया? 7। यहाँ पर 6 हाँ, आएगा, 70 मेरा तो आ गया आंसर। 77 केल्विन। आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये तो छोटी सी चीज थी। अरे मुझे लगा कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ये वन था, बॉइलिंग पॉइंट ही बताना था, बट अलग यूनिट में। ऐसे क्वेश्चन अच्छा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी कन्वर्जन के ऊपर है, जल्दी। ठीक है। 7.5 T1 pressure same है, 1.5 atm is the same pressure as 1.5 atm है। अब एटीएम का एमएमएफ के साथ कोई हाँ रिलेशन है? बताया था मैंने कुछ ऐसा रिलेशन। हाँ, क्या बताया बताया था। था? 1 एटीएम किसके बराबर होता है? 1 एटीएम कितना होता है बताओ जल्दी से। एमएम कितने एमएमएफ के बराबर होता है? 1 atm 760 mmHg। बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, अगर मेरे पास 1.5 गिवन है, तो 5 1.5 into एटीएम किसके 7। बराबर होगा? 1.5 इंटू 760। हम्म करो। हम्म 1140 mmHg। ए। 1140 mmHg। तो हम्म आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो आगे हम्म बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन। For an ideal gas आज which आप ही pair ने of सॉल्व करने हैं, ये जब तक सॉल्व नहीं होगे तब तक छुट्टी नहीं है आज। ठीक है। कितने कितने हैं? है थोड़े बहुत ही है, ज्यादा नहीं। For an ideal gas which pair of variables are inversely proportional to each other if all other factors remain constant। आइडियल गैस में क्या बताया था? आइडियल गैस में टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, which pair of variable are inversely proportional to each other। inversely proportional कौन सा होगा? ठीक है। if all other टेम्परेचर factor। और प्रेशर। बी। डी बोला आपने? बी 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 बोला? बी। हाँ, बी। गलत आंसर आपका। क्यों? प्रेशर क्वेश्चन जब पढ़ो तो टेम्परेचर सही, बढ़ता है। क्वेश्चन पढ़ो तो सही, क्या क्वेश्चन क्या है ये तो पढ़ो। फॉर ऐसे एन ही आइडियल छोटे गैस छोटे पॉइंट में पेयर कंफ्यूज ऑफ होते हो आप। variables are inversely proportional क्या to बोलता है, each दोबारा other। पढ़ो। For an ideal gas, which pair of variables are inversely proportional to each other if all other factors remains constant? इन दोनों के अलावा, या इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आप लेते हो, बाकी सबको आप क्या कर दो, बाकी सबको आप कांस्टेंट की तरह कंसिडर कांस्टेंट। कर लो। जैसे फर्स्ट वाला केस है, उसमें हम देखते हैं पीवी को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट मान लो, तो पी और वी जो है हाँ इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। हाँ, पीटी को लेकिन चेक मेरे करो। को लगा, नहीं, मेरे को लगा कि इसने आइडियल गैस के उससे पूछा है, तो अभी आपने आइडियल गैस का ये बताया था ना कि टेम्परेचर बढ़ता है उसमें और प्रेशर कम होता है, मैंने वो सोचा। नहीं, वो तो रिलेशन ही नहीं ना कुछ भी, वो तो अलग चीज थी वो। वहां पर कोई रिलेटेड नहीं था वो अलग चीज है। ठीक है। अच्छा। हाँ। मैंने यहाँ पर रियल गैस की कहीं बात ही नहीं, कहीं है कहीं मैंने कहीं बोला है क्या? यहाँ पर तो सिंपल आइडियल गैस की बात हुई है ना? हम्म तो आइडियल गैस के लिए क्या है, आइडियल गैस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और जो भी आपको कांस्टेंट रखने के लिए कहा जाता है उसको कांस्टेंट रखो। रिलेशन चेक करो, इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। पीटी आप देखोगे हम्म तो पीटी आपका डायरेक्टली रिलेटेड देख सकते हो, वीटी आपका डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, एनपी एनपी आप देखो, एन और पी डायरेक्टली रिलेटेड है, बट पी और वी कभी भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो सकता, इनवर्सली रिलेटेड है। समझ गए? डेंसिटी ऑफ मोलर मास भी आपका डायरेक्टली रिलेटेड है, याद करो मैंने बताया था पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। हाँ हाँ तो आंसर हाँ। क्या है देखो, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन को गलत नहीं करना है नहीं फर्स्ट। ऐसे। हाँ, तो इसमें एक बार अभी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, झट से आंसर आना चाहिए दिमाग में, पढ़ाया हुआ है क्लास में। कोल्डेस्ट हाँ, पॉसिबल टेम्परेचर। इसका माइनस हाँ, -273 डिग्री सेल्सियस टी। ये ठीक है। हम्म चलो नेक्स्ट। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ऑब्वियसली -273 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13th क्वेश्चन। 7 liter container which hold 12 gram of which of the following gases at 0 degree Celsius pressure on atm।
हमें वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन है, मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है, और हमें निकालना है कि इनमें से कौन सी गैस हो सकती है। तो ऑब्वियसली हमें PV = nRT लगाना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, टेम्परेचर को चेंज करो 273 केल्विन में। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दो, इसको लिखो W बाय MRT। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास R की वैल्यू क्या कंसिडर करोगे? क्या बोला था मैंने, क्या कंसिडर? R की वैल्यू 0.082 0.08 या 2 कैलोरी। हाँ नहीं, हाँ, 0. कैलोरी तो हो ही नहीं सकता ना, कैलोरी तो है ही नहीं यहाँ पर, वो तो थर्मोडायनेमिक्स की बात है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है 1, वॉल्यूम कितना है 7, और आपका मास कितना है 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है x मान लो, R की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर कितना है 273। कैलकुलेट फास्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी? कैलकुलेट करो। क्या क्या दे रखा है उसमें? कितना है x की वैल्यू? 619.92 619 आया है, 61 point 61 आया है, ठीक है। 61.9। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर फ्लोरीन का आप जानते हो कितना होता है मास? फ्लोरीन का मास कितना होता है? 9 2 18 + 1 19 2 38 है ना। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 × 2 कितना होगा? 71 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना होगा यहाँ पर? 28 हो जाएगा। इसका कितना होगा? कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो जाएगा? 60। कितना होगा? 30। और Br का कितना होगा? Br2 का, इसका होता है, एक का होता है 80 के आसपास, तो 160 के अराउंड होना चाहिए। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू तो वही यहाँ पर आपका 71। बट 71। एक मिनट, आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ए, फ्लोरीन। चेक करो दोबारा से, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है शायद, लग रहा है मुझे। चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर, बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक। इसका आ रहा है 38.37। कैलकुलेटर से देखोगे ना, ठीक है। आस्था कैलकुलेशन नहीं सही से करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या इसको किसी दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है कम टाइम में? हाँ, अभी एक ऐसा सेम आया था अभी शायद एक पहले ना, ये आया था ना, जिसमें STP, हाँ STP था। STP था। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इसको हमने बोल दिया भाई देखो STP कंडीशन है तो, और STP पे हमारा 22.4 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है ना। इसका मतलब अगर मेरे पास, अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 7 लीटर ने 12 ग्राम होल्ड करके रखा हुआ है। 7 लीटर ने 12 ग्राम होल्ड करके रखा हुआ है, इसका मतलब 1 लीटर जो है 12/7 होल्ड करके रखेगा, और 22.4 लीटर जो है 22.4 × 12/7। इज इट क्लियर? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, थोड़ा सिंपल बनाना चाहता हूँ, मैं इसको 21 कंसिडर कर लेता हूँ। 7 3 = 21, तो 12 3 कितना होगा? 36 के अराउंड होगा, है ना। 36 मतलब मैंने क्या करा, कैलकुलेशन सिंपल बना दी। मैंने क्या बोला, 12 3 कितना हो जाएगा? 7 3 = 21,
तो ये आपका 3, तो 12 3 जा 36, यानी 36 के अराउंड वैल्यू आएगी, तो 36 के अराउंड तो फ्लोरीन ही आ रहा हमारा, आया ना। और एग्जैक्ट हाँ, कैलकुलेशन हाँ। करना था, एग्जैक्ट तो ये रहा हमारा, ठीक है क्लियर। एग्जैक्ट चाहो तो एग्जैक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नेक्स्ट, ध्यान से करो क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे गलती नहीं करनी है भाई। चलो नेक्स्ट, द प्रेशर, पढ़ो। बोलता है the pressure of 4.0 liter of ideal gas in a flexible container is decreased to 1/3 of its original pressure and absolute pressure is decreased by 1/2. The volume then is, देखो यहाँ पर बात की गई है प्रेशर की, इनिशियल और फाइनल दो केसेस लिए गए हैं, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल की बात की जाए, v by 3 कर देंगे, हाँ? v minus v by 3 कर देंगे वॉल्यूम का। क्यों करेंगे? प्रेशर v by 1/3 ऑफ इट्स प्रेशर का नहीं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, 1/3 है। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने करा था, वो मेरा अटका था, वो वॉल्यूम का था। वॉल्यूम का था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो बोलता है प्रेशर ऑफ 4.0 लीटर ऑफ आइडियल गैस, एक कंटेनर 4.0 लीटर का है, फ्लेक्सिबल कंटेनर है, मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहेगा। तो वॉल्यूम इनिशियल कितना है, 4.0 लीटर है, फाइनल का हमें पता नहीं कितना वॉल्यूम है, ठीक है। बोलता है कि इसका जो प्रेशर है उसको पी मान लेते हैं, तो पी जो है हमारा वो अपनी वैल्यू का 1/3 हो गया, अपनी flexible pressure of a flexible container is decreased to 1/3 of its original pressure, मतलब प्रेशर जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 1/3 हो गया, और टेम्परेचर जो था, जो भी इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, मतलब केल्विन में जो भी टेम्परेचर गिवन था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन में जो हमें प्रोवाइडेड होता है, तो केल्विन में जो टेम्परेचर हमें प्रोवाइडेड था वो उसकी वैल्यू का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो जो भी हमारे पास टेम्परेचर था वो T/2 हो गया, और वॉल्यूम पूछ रहा, वॉल्यूम क्या होगा, V2 क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब हमें यहाँ पर V1 गिवन है, P1 गिवन है, P2 T1 गिवन है, और यहाँ पर V2 P2 और T2 ये रहा, P2 और T2 ये रहा। तो अब कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, कौन सी इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, जहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, याद है? कंबाइंड गैस लॉ, P1 by V1 P1 T1 by T1 is upon equal to P2 V2 by T2, P2 याद है? V2 by T2। हाँ, समझ गए? करो जरा सॉल्व, करो जरा सॉल्व। प्रेशर P, वॉल्यूम 4, टेम्परेचर T और V2 P/3, V2 कितना है, V2 नहीं पता, T2 T/2। क्या रहा आंसर? कल ऑफ रहेगा, कल पूरा एक बार दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है? ठीक, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A given mass of gas in a rigid container is heated from 100 degree Celsius to 300 degrees Celsius. Which of the following best describes what will happen to the pressure of the gas? Pressure. The pressure will decrease by. अब एक चीज और ध्यान से सुनना, रिजिड कंटेनर है, फ्लेक्सिबल कंटेनर तो है नहीं। रिजिड कंटेनर इसका मतलब तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, रहेगा, है ना? इसका मतलब मुझे PV = nRT अप्लाई करना पड़ेगा, और रिजिड कंटेनर है उसके अंदर जो गिवन मास है, मतलब जो फिक्स मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गया, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, तो P is directly proportional to temperature, P1 by T1 is equal to P2 by T2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, है ना? अब यहाँ पर बोला है कि टेम्परेचर जो है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का कितना हो रहा है। देखो अगर हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की, तो कितना होता है 373 केल्विन, और इसकी मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 673 केल्विन, आया ना? नहीं, 373 से 573 केल्विन जाएगा, 273 हाँ, तो ये आपका 300, हाँ 373 से 573 गया है,
समझ गए? हाँ। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर आप सोच के चलो तो देखो, आप यहाँ पर इसको आप देख रहे हो 100, अगर इस 100 देख रहे हो तो ये 300 हो गया, तो हमें लग रहा है कि 3 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा हम इसके अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। समझ गए? हमें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेके चलना पड़ता है चीजों को। क्लियर बात? हाँ। अब यहाँ पर अगर हम देखे चले तो यहाँ पर हमारा P1 हमें पता नहीं, P1 को मान लेते हैं P1 को मान लेते हैं P, है ना? हाँ। तो हमारा T1 हमारा क्या है 373, और P2 हमारा पता नहीं, P2 हमारा नहीं पता, तो P1 और P2 को ऐसे मान लेते हैं, P1 और P2 जो भी है वैसे रहने दो। यहाँ पर T2 की बात करें तो कितना है 573 है। क्लियर बात? तो P1 और P2 का जो रेशियो आ रहा है वो क्या रहा है 373 अपॉन में 573। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश करते सॉल्व करने की, कितना आएगा देखो जरा। इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू लगभग क्या आएगी, कितनी आएगी देखो 573 373 कैलकुलेट करो जरा, 0.5 6 30, तो यार 0.6 के अराउंड आएगा कहीं ना कहीं, है ना? हम तो एक तरीके से लेके चलते इसको, भाई बोलते हैं जो आपका P2 होगा, एक मिनट, हमें क्या पूछा है प्रेशर विल, मुझे P2 की रिस्पेक्ट में निकालना है चीजों को। तो P2 की रिस्पेक्ट में क्या होगा, P2 की रिस्पेक्ट में हमारा P2 by P1 विल बी इक्वल टू जाएगा 573 by 373। इज इट क्लियर? हाँ। तो अगर मैं ऐसे लेके चलता तो मुझे लेके चलना पड़ेगा 373 और 573, तो 1 टाइम हो गया 373, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 1.345 के अराउंड, है ना? तो 1.5 के अराउंड होगा। तो मैं बोलूंगा कि जो P2 होगा ये 1.5 टाइम्स होगा एज कम्पेयर टू P1। समझ के नहीं समझे? इसका मतलब अगर हम देखें तो, हाँ देखो बताओ, तो डिक्रीज तो हो नहीं रहा, डिक्रीज तो हो नहीं रहा, इंक्रीज होगा लेकिन लेस देन 3 होगा। हाँ, इंक्रीज बाय फैक्टर लेस देन 3 सी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर हमारा। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, समझ गए? तो यहाँ पर आप अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर इसको टेम्परेचर को आप मान के चल लेते 100 और 300, तब वहां पर कितना था एग्जैक्टली 3 आता, 3 P1। बात समझ आ रही है? तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। नहीं समझे? समझ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, ये वाला खुद करना। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, 17 क्वेश्चन देखो, बताओ, पढ़ो जरा। Pressure is 6 atm of ammonium nitrite is added to an evacuated flask with a catalyst and then heated. At equilibrium, the total partial pressure is 14 atm. Calculate the partial pressure of the water vapor at equilibrium. Okay. दोबारा से क्वेश्चन एक बार मुझे पढ़ो और बताओ इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। इनिशियल इंफॉर्मेशन, consider the reaction between 6 atm ammonium nitrite added to an evacuated flask. Evacuated flask में उसे ऐड करा और उसके बाद उसे हीट कर दिया। इक्विलिब्रियम आने पर टोटल प्रेशर जो हो गया वो 14 atm हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पहले अमोनियम नाइट्राइट जो था उसका प्रेशर जो था वो 6 atm था। उसके बाद फिर इवैक्यूएटेड फ्लास्क का, क्योंकि हमने इवैक्यूएटेड फ्लास्क में डाला, इसका मतलब N2 और H2 तो फॉर्म नहीं था पहले से। हाँ, फिर तो उसका बढ़कर 14 atm हो गया। जब इक्विलिब्रियम आया तो टोटल प्रेशर हो गया 14 atm। अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर इसका। अच्छा, अब यहाँ पर एक इक्वेशन को देख लेते हैं पहले ध्यान से। NH4 NO2 हमारे पास है। जब मैंने N2 और H2 में ब्रेक किया इसको, है ना, तो मेरे पास यहाँ पर इनिशियली तो 6 atm दिया हुआ था और ये 0 था, ये 0 था। लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास इसका प्रेशर कम होगा ना, जैसे जैसे टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो वैसे वैसे इसका प्रेशर कम होता गया P टाइम्स, है ना, और इसका प्रेशर P बढ़ता गया और इसका प्रेशर 2P हो गया टाइम के साथ, आया ना। अब मान लो मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन है और ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा
इक्विलिब्रियम पे वो बराबर होगा 6 माइनस पी प्लस 2p। मतलब अगर हम देखें तो हमारा 6 प्लस 2p के बराबर होगा, हाँ है ना। बट टोटल प्रेशर जो हमें इक्विलिब्रियम पे गिवन है वो कितना गिवन है, 14 एटीएम। यानी 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2p के बराबर होगा। 14 में। इसका मतलब 2p विल बी इक्वल टू 8 और p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ है ना। हाँ। अब इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो H2O का अगर हम प्रेशर की बात करें तो 2p था, इसका मतलब 2 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, टी होगा। क्लियर, वाटर वेपर का समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलो शुरू हो जाओ। sample of gas is collected at 400 mercury at temperature 7 to 7 degrees Celsius. What is the volume? What is the volume of the temperature per cooled? Temperature cooled. Pressure increased to 700. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक। जो भी आया आंसर, मैच ना हो तब भी बता देना, ठीक है। ठीक। 1 liter. 1 लीटर E. 18 का E. ई, ओके गुड, चलो बढ़िया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले का नाम क्या था। P1 V1 अपॉन में T1, P2 V2 अपॉन में T2। नाम क्या है इस फॉर्मूले का, क्या बोलते हैं इसको, कंबाइंड गैस के लिए होता है। कंबाइंड गैस लॉ। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 फास्ट। क्या बोलता है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। contains one molecule of carbon dioxide, CO2 for every 3 atoms of helium. 3 atoms of helium. Or if the total pressure is 800 millimeter mercury, the partial pressure निकालना है। समझे, बोलता है एक मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का 3 हीलियम एटम के लिए, एटम है, हाँ, तीन एटम है हीलियम के, है ना। मतलब अब हर एक मतलब 4 एटम है मेरे पास, 4 स्पीशीज है मेरे पास टोटल, उनमें से 3 हीलियम है और एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का 20 डिग्री सेल्सियस का। बोलता है कि इफ टोटल प्रेशर इज 800 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। आप ये तो आसान क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, देख लेते हैं ये आप कौन सा, पहले तो बताओ मुझे कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे उसमें। इसमें तो टेम्परेचर भी दे रखा है और प्रेशर भी दे रखा है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर निकालना है, जब भी पार्शियल प्रेशर की बात होती है तो कौन सा लॉ अप्लाई किया जाए। तो P पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू P2 इनटू मोल फ्रैक्शन। Pt इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, क्वेश्चन ये है ना। इसमें दे रखा है वैसे 1 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल से हम इसको चेंज कर सकते हैं ग्राम में। अब करो, मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें फिर
इसमें ये भी तो बोल रखा है फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के हैं 1 मॉलिक्यूल। अच्छा एक काम करते हैं, देखो मैं सिंपलीफाई करता हूँ। CO2 मेरे पास हीलियम है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है, एक 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 मेरे पास 3 एटम मेरे पास हीलियम के हैं, यही बोला ना इसने। अगर मेरे पास Na मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हीलियम के कितने होते हैं? 3Na एटम होते हैं, हाँ या ना। Na मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा उसको 1 मोल बोल सकते हैं, मतलब अमाउंट होगा उसको 1 मोल बोल सकते हैं। तो 3Na एटम का जो अमाउंट होगा उसको 3 मोल बोल सकते हैं, हाँ या ना। हाँ अगर मेरे पास इसका मोल आ चुका है तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन क्या होगा CO2 का, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 + 3 कितना हो जाएगा? 1/4, 0.25, हाँ या ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस कर दो, 0.75 आ जाएगा। इज इट क्लियर? या मैं क्योंकि कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसको डायरेक्टली 3/4 ही लिख देता हूँ, ताकि मेरा कैलकुलेशन सिंपल रहे, है ना। अब मैं अगर निकालना चाहता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो जैसे आपने बोला डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे, He = PT * मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। अब यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना है? 800 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना? 3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 200 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 600 आ जाएगा। तो 600 mmHg। क्लियर बात, समझ गए? तो एक इजी क्वेश्चन को और इजी बना दिया हम, समझ गए? तो ये अच्छे से एक बार नोट करना कॉपी में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट बात पे। यहाँ पे बोलता है रियल गैसेस वेरी फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ गैसेस एट कंडीशन। मतलब ये सिंपली बोल रहा है कि रियल गैसेस वेरी करती है आइडियल गैस से। रियल गैस कब बनती है और आइडियल गैस कब बनती है? सिंपल है ना। तो रियल गैस कब बनती है? जब टेम्परेचर हमारा कम होता है और प्रेशर हमारा ज्यादा होता है, ये मैंने बताया था ना। हाँ बस ये है। अब ये तो अभी आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से, जब मैं आपको रियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ाऊंगा। आ गया था ना? आ गया था। ठीक है। हाँ। तो ये मैं बाद में भी और अच्छे से क्लियर करूंगा, तब और अच्छे से क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 21 की बात करते हैं। बोलते क्या बोलता है? 2 moles of gas in a sealed glass flask is heated from 25 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Select the condition that are true. तो ये बोलता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक एक ग्लास फ्लास्क के अंदर एक गैस को हीट किया गया है। तो हीट करने पर क्या क्या चेंजेस आएंगे गैस के अंदर? अब ग्लास फ्लास्क की अगर बात की जाए तो ग्लास का फ्लास्क हमारे पास, फ्लास्क मान लो इस तरह का कोई बर्तन है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर गैस को रखा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए, हाँ है ना। क्लियर है बात? ये तो रिजिड हो गया ना, एक तरीके से चेंज नहीं हो सकता इसका वॉल्यूम। तो क्लियर? इसके हिसाब से तो शायद फिर ए होना चाहिए। तो P = क्या हो जाएगा? PV = हम पहले एक बार PV = nRT बताओ क्या होगा? nRT है ना। तो आपका वॉल्यूम n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो आपके अकॉर्डिंग A आंसर होना चाहिए। 21 का देखते हैं, 21 का A बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और हमारा प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये दोनों तो इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स सेम और रहेंगे, नंबर ऑफ बस मोल्स खत्म। सेम रहेंगे। बस यही तो है आंसर, खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। The remaining gas is hydrogen. What is the mass of hydrogen in the flask? ठीक है। लिखा है 1500 और ये 6। किसका निकालना है? मास निकालना है हाइड्रोजन। कौन कौन सी गैसेज है? दो अलग अलग गैसेज है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। कौन सा लॉ अप्लाई होगा? इसके लिए अप्लाई तो ये
पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू काई, ठीक है। उसमें हमें 6 मोल्स एक के दे रखे हैं, हीलियम के पता है हमें, और दूसरे वाले का हमें नहीं पता, तो हम W/2 लिख सकते हैं उसे, क्योंकि हाइड्रोजन है और टोटल प्रेशर गिवन है आप और एक बार पार्शियल निकालो, प्रेशर भी गिवन है। एक बार निकालो, आप मुझे बताओ, ठीक है आंसर। एक बार आप कैलकुलेट करो फिर मुझे बताओ, ठीक है। नेटवर्क जा रहा है आपका धीरे धीरे, क्या हुआ? खत्म होने वाला होगा सर नेट। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं जल्दी जल्दी फिर बता देता हूँ, अभी तो टाइम है हमारे पास काफी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, अभी और करना है प्रैक्टिस या अभी अभी ऑफ करना है, फिर बताओ। आपको अभी स्क्रीन दिख रही? अभी हाँ, स्क्रीन तो मेरे को तो शो, मेरे को तो होती है। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? नहीं। हाँ, तो फिर करो करो, कोई दिक्कत नहीं। आप करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको। असल में मुझे ज्यादा पता चल रहा है कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर पा रहे हो, और उस गलतियों को कैसे इम्प्रूव करना है आपको बता भी दूंगा, बता देगा। क्या है इसके ऑप्शंस, क्या है? इसके ऑप्शंस क्या हैं देखो ना, आपको दिख तो रहा है 0.5, 2.0, 4.0, क्या है आपका आंसर क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? मेरा तो इसमें से नहीं आ रहा। इसमें से नहीं आ रहा है, यानी आपने गलती की है कुछ। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते एक बार। बोलता है ए फ्लास्क ऑफ विद अ प्रेशर ऑफ 2000 mmHg contains 6 moles of helium with a partial pressure of this, मतलब हीलियम का जो पार्शियल प्रेशर है ना, हीलियम का जो पार्शियल प्रेशर है कितना है, 1500 mmHg है, ठीक है। और जो उस फ्लास्क का प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, वो कितना गिवन है? वो गिवन है 2000 mmHg। इज इट क्लियर? हाँ बोलता है कि 8 नंबर ऑफ, है, डी आ रहा है मेरा, डी आ रहा है, डी आ रहा है। हाँ 22 का नहीं, गलत है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना है? 6 मोल है। बोलता है कि द रिमेनिंग गैस इज हाइड्रोजन, तो व्हाट इज द मास, यहाँ पर मास पूछा है हाइड्रोजन गैस का, ये क्वेश्चन हाँ पूछा है। अब अगर हाँ मुझे मास निकालना है तो ऑब्वियसली भाई पहले तो बताओ हाइड्रोजन का मास या नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मुझे हाइड्रोजन का कुछ भी पता करना है तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर डाल्टन्स को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हाँ, विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर तो हम इनटू, ऐसे लिख सकते हैं ना, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। तो हमें एक के तो नंबर ऑफ मोल्स पता है 6 हैं, और दूसरे के नहीं पता, तो W/M लिख सकते हैं हम उसका, मतलब हाइड्रोजन के लिए। बेसिकली अभी यहाँ पर आप जो बोल रहे हो NH2 अपॉन में NH2 प्लस NHE, N+6। है ना? हाँ भी अभी हाँ लिखेंगे, पूरा पूरा लिखूंगा मैं, बट यहाँ पर ध्यान देते रहो अभी मैं क्या जो कर रहा हूँ। अच्छा मुझे टोटल प्रेशर गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है टोटल प्रेशर। हाँ गिवन है, मुझे गिवन है। H2 का प्रेशर गिवन है, प्रेशर ऑफ H2 गिवन है, नहीं। बट मैं निकाल सकता हूँ कैसे? PT हमारा बराबर होगा PH2 और PHE के बराबर होगा, हाँ है ना, टोटल प्रेशर। अगर मेरे मुझे यहाँ पे गलती PH, हुई। हाँ तो PT अगर निकालना है तो PT माइनस PHE, तो आपका कितना आएगा टोटल प्रेशर? देखो 2000 माइनस 1500 कितना आएगा? 500 mmHg आएगा। इज इट क्लियर? समझ हम्म गए? तो PH2 हम्म भी निकल जाएगा आपका। इज इट क्लियर? अब उसके बाद की कहानी तो काफी सिंपल है, उसके बाद की कहानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पर हमें पुट करना 500 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2000 इनटू आपका आ जाएगा NH2, नहीं पता मुझे NH2, है ना, N नहीं पता है, इसका N+6 जो आपने किया बिल्कुल ठीक है। N बाय N+6 विल बी इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। समझ गए? हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4n हाँ विल बी इक्वल टू n+6 आएगा, और 3n विल बी इक्वल टू 6 आएगा, तो n की वैल्यू आ गई 3। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हाइड्रोजन के? 3 आ गए। अब नंबर 3 ऑफ मोल्स अगर हाइड्रोजन के कितने आए? 3 आए, तो इसका मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 3 इंटू 2 मतलब 6। अरे मेरा आंसर भी सही नहीं आ रहा भाई। कुछ गड़बड़ की है मैंने भी फिर, है ना? देखो जरा चेक पता है करो। मेरी तो, लेकिन हाँ बोलो बोलो।
22। प्रेशर क्या मैंने कहीं गलती कर दी? 2500 n/n+6। एक मिनट, आपने n+6 लिखा ना? n+6 कान दो, हाँ हाँ सही है। एक मिनट। 4 आना चाहिए, फिर तो 4 आना चाहिए क्योंकि 2 आ रहा है। 4n-n = 6 होगा ना, तो 3 आएगा। 4n तो 2 n की वैल्यू 2 आएगी। n के लिए 2 आएगी। हाँ 3 2 जा 6 होता है ना। हाँ 3 2 से 6 होता है, n के लिए 2 आ रही है, n के लिए 2 आ रही है, तो 4 आना चाहिए आंसर। हाँ ठीक है ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 n की वैल्यू 2 आ 4 रही है, तो इसका आंसर कितना आ चाहिए? 4 4 आना आ चाहिए। जाएगा। तभी मैंने कुछ गलती हाँ करी ना, यही तो मैं पूछ रहा था, यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी, तो 4 आ बिल्कुल ठीक है आंसर। समझ गए? क्लियर बात? पानी वानी पी रहे हैं या फिर आगे बढ़ना है क्वेश्चन? नहीं नहीं आगे। एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ तो अभी 23 से लेकर, अभी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन कहाँ तक हमारा 43 हाँ 43 तक है, ठीक है? हाँ तो अभी 20 क्वेश्चन रह गए, वो घर से एक बार करो। और